प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सब परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। स्कूल बंद रहने पर भी आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैं आया हूँ आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करने। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, भारत में राष्ट्रवाद पर। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला विषय जो इस पाठ में हमें पढ़ना है वो है भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति किस प्रकार की थी। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद मूल रूप से साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण पनपा। भारत की जनसंख्या का प्रत्येक वर्ग साम्राज्यवादी शासन में स्वयं को शोषित और पीड़ित अनुभव कर रहा था और सभी को अंग्रेजी शासन में घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि भारत की जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग पर साम्राज्यवाद के पड़ने वाले प्रभाव भिन्न भिन्न थे। उन सब के साम्राज्यवाद संबंधी अनुभव अलग अलग थे और साथ ही विभिन्न समुदायों के लिए स्वतंत्रता के अर्थ भी भिन्न भिन्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन सभी विभिन्न अनुभवों और आकांक्षाओं वाले समुदायों को एक सूत्र में पिरोकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यापक, समावेशी, समग्र और अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा कर दिया। अब बच्चों, हम अपने पाठ के दूसरे विषय पर आते हैं, जिसका शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध और उसका भारत पर प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि 1914 से 1918 के दौरान यूरोपीय शक्तियों के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध ने भारत और भारतीयों को कैसे प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारत को भी अपने उपनिवेश के रूप में अपने साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। फलस्वरूप भारत के प्रतिरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। इस भारी प्रतिरक्षा व्यय को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी ऋण लेने पड़े और करों में भारी वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और आयकर प्रारंभ किया गया। युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई, जिससे उनकी कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी। 1913 से 1918 की अवधि में कीमतें लगभग दुगनी हो गई, जिसके कारण आम जनता को भारी कष्ट हुआ। अंग्रेजों की एक नीति ने गांव वालों का जीना दूभरी किया हुआ था और वह थी फौज में जबरन भर्ती की नीति। ग्रामीण नवयुवकों को जबरदस्ती अंग्रेजों की फौज में भर्ती करके उन्हें लड़ने के लिए विदेशी मोर्चों पर भेज दिया जाता था, जिससे उनके परिवार वालों में व्यापक असंतोष था। 1918-19 तथा 1920-21 में भारत के अनेक भागों में फसलें खराब हो जाने के कारण अनाज की भीषण कमी हो गई, जिसके कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई और मानो इतनी ही मुसीबत काफी ना हो, इसी समय भारत में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार इन अकालों और महामारी के फलस्वरूप 12 से 13 मिलियन यानी लगभग 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। लोगों को यह आशा थी कि युद्ध समाप्त हो जाने पर उन्हें इन मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा पूरी नहीं हुई। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीयों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और इसलिए उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति बहुत असंतोष और रोष उत्पन्न हो गया था। अब केवल एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो लोगों के गुस्से, असंतोष और रोष को एक सही दिशा में आंदोलित कर सके और जनवरी 1915 में ऐसा नेता भारत आ पहुंचा। तो बच्चों, अब हमारा अगला विषय है सत्याग्रह का विचार। प्यारे बच्चों, 1915 में भारत आने वाला वह नेता और कोई नहीं अपितु महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका भी उस समय अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश था। वहां की गोरी सरकार गैर श्वेतों से भेदभाव करती थी और उसने उन्हें बहुत से अधिकारों से वंचित कर रखा था। गांधी जी वहां लगभग 21 वर्ष रहे और उन्होंने वहां गोरी सरकार के अन्यायों के विरुद्ध अहिंसक विरोध के जिस तरीके का आविष्कार किया और उसका प्रयोग किया, उसे ही सत्याग्रह कहते हैं। जरा आप अपनी पुस्तक के इस पाठ का चित्र 2 देखें। गांधी जी न्यू कैसल से ट्रांसवेल के श्रमिकों के मार्च का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। अब बच्चों, हम सत्याग्रह के विचार को समझने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह का विचार आपकी नज़र में बताइए क्या है। तो बच्चों, सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज पर बल देता है। यह अत्याचारी और अन्यायी व्यक्ति की अंतरात्मा को झिझोड़कर उसे स्वयं ही अन्यायकारी व्यवहार त्यागने को प्रेरित करता है। अन्याय का विरोध करने और अन्यायी का हृदय परिवर्तित करने के लिए
हिंसा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी लड़ाई अहिंसा से ही जीती जा सकती है। अत्याचारी को भी सत्य को स्वयं देखने और मानने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ना कि हिंसा के द्वारा उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाना चाहिए। यह वास्तव में निष्क्रिय प्रतिरोध है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो सकता है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए सत्याग्रह के अपने विचार को गांधी जी ने सफलतापूर्वक 3 स्थानों पर स्थानीय रूप से लागू किया। 1917 के प्रारंभ में उन्होंने बिहार में चंपारण में नील किसानों को अत्याचारी अंग्रेज बागान मालिकों के अन्यायकारी व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया और नील किसान बागान मालिकों के अत्याचार से मुक्त हो पाए। 1917 के अंत में गुजरात में किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में फसल खराब हो जाने पर अंग्रेज सरकार को लगान ना देने के लिए सत्याग्रह किया और उसमें वह सफल रहे। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल के मजदूरों ने बोनस के लिए गांधी जी के नेतृत्व में मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और वह अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। इस प्रकार गांधी जी पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए। लोगों को विश्वास होने लगा कि गांधी जी के पास ऐसी नेतृत्व क्षमता है और उनके पास ऐसे तरीके हैं जो भारतीयों को अंग्रेजी शासन के अत्याचारों और कष्टों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे रॉलेट कानून पर। 1917-18 के 3 स्थानीय स्तर पर किए गए सत्याग्रहों की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रॉलेट कानून के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया। बच्चों, रॉलेट कानून एक काला कानून था जो नागरिकों की सारी स्वतंत्रता छीन लेने वाला था और पुलिस तथा सरकार को निरंकुश शक्तियां देता था। शाही विधायी परिषद में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इसे जल्दीबाजी में पास कर दिया गया। इसके अंतर्गत बिना मुकदमे के ही राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता था। इसकी आलोचना करते हुए भारतीय नेताओं ने इसे ऐसा काला कानून बताया जिसके विरुद्ध ना दलील, ना अपील, ना वकील उपलब्ध है। गांधी जी ने इस अन्यायकारी कानून के विरुद्ध एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जो 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। आप इस पाठ के चित्र 1 को देखिए। 6 अप्रैल की हड़ताल के दौरान आपको सड़कों पर आंदोलनकारियों की भारी भीड़ दिखाई देगी। रॉलेट आंदोलन के दौरान विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गईं, रेलवे वर्कशॉप के श्रमिक हड़ताल पर चले गए तथा दुकानें बंद की गईं। सरकार ने दमन चक्र शुरू कर दिया और स्थानीय नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगी। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिससे भड़ककर भीड़ ने डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और बैंकों पर हमला कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। बच्चों, 13 अप्रैल 1919 का दिन भारत के इतिहास का एक बहुत काला दिन है। उस दिन बैसाखी थी और अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा चल रही थी। तभी जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के दस्ते सहित आया और बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार को घेर कर मोर्चा जमा लिया और उसने बिना पर्याप्त चेतावनी के ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हो गए, जिनमें औरतें, बच्चे और वृद्ध भी शामिल थे। इस लोमहर्षक कांड ने पूरे देश की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया। देश के अनेक भागों में लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के विरुद्ध जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। अंग्रेज सरकार ने उनका क्रूरतापूर्वक दमन किया, लोगों को नाक रगड़ने, सड़कों पर रेंगने और सभी साहबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। आप अपनी पुस्तक का चित्र 3 देखिए। चित्र में अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेना के सिपाही लोगों को सड़क पर रेंग कर चलने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं। गांव में लोगों को कोड़ों से मारा गया और गुजरावाला, पेशावर के आसपास के गांवों पर तो हवाई जहाज से बम भी बरसाए गए। आंदोलन को हिंसक होता देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, हालांकि रॉलेट आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। दूसरे, इसमें मुसलमानों की भागीदारी बहुत ही कम थी। गांधी जी को अनुभव हुआ कि एक विस्तृत और व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चलाकर ही अंग्रेजी सरकार से अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं।
इसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना होगा। उन्हें लगा कि खिलाफत मुद्दे पर यदि कांग्रेस मुसलमानों का साथ दे तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से पराजित हो गया था। युद्ध के बाद तुर्की और उसके खलीफा पर अपमानजनक शर्तें थोपी जा रही थीं। तुर्की का खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का नेता माना जाता था। खलीफा के अपमान से भारत के मुस्लिम विक्षुब्ध थे। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने गांधी जी के साथ इस मुद्दे पर एक संयुक्त जन आंदोलन चलाने की संभावना पर बातचीत की। गांधी जी को लगा कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह सुनहरी मौका है। उन्होंने सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी खिलाफत मुद्दे पर समर्थन देने के लिए राजी कर लिया और खिलाफत तथा स्वराज के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। अब बच्चों, हम अगले विषय पर आते हैं जिसका शीर्षक होगा असहयोग क्यों। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए गांधी जी असहयोग का ही तरीका क्यों अपनाना चाहते थे, कोई और तरीका क्यों नहीं। गांधी जी ने 1909 में लिखी गई अपनी प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज में ही बता दिया था कि भारत में अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और उन्हीं के सहयोग से वह अभी भी खड़ा हुआ है। यदि भारतीय अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दें तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो जाएगा और भारत को स्वराज मिल जाएगा। बच्चों, गांधी जी ने समझाया कि असहयोग किस प्रकार एक आंदोलन बन सकता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इस असहयोग आंदोलन को अलग अलग चरणों में चलाना चाहिए। उन्होंने सुझाया कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और इनामों को वापस लौटाने से यह आंदोलन प्रारंभ होना चाहिए। उसके बाद नागरिक सेवाओं, सेना, पुलिस, न्यायालय तथा विधायी परिषदों, सरकारी स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। और इसके बाद यदि सरकार आंदोलन का दमन करे तो एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाना चाहिए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में घूमे। हालांकि सभी लोगों को आंदोलन के लिए राजी करना आसान नहीं था। कांग्रेस के भीतर ही कुछ नेता नवंबर 1920 में होने वाले विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों को यह आशंका भी थी कि यह आंदोलन हिंसक हो सकता है। सितंबर से दिसंबर 1920 की अवधि कांग्रेस के भीतर भारी उथल पुथल और गतिरोध की रही और ऐसा लगने लगा कि आंदोलन के विरोधियों और समर्थकों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाएगा। लेकिन अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दोनों घटकों के बीच समझौता हो गया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। आंदोलन के भीतर भिन्न भिन्न स्वर। बच्चों, यह आपका अगला विषय है, तो आइए अब इस पर बात करें। अब असहयोग आंदोलन तो शुरू हो गया जनवरी 1921 में, लेकिन यह कोई एक रूप आंदोलन नहीं था। विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न वर्गों द्वारा इसे अलग अलग तरीकों से चलाया गया और अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का अर्थ भी अलग अलग था। तो बच्चों, आओ हम सबसे पहले यह देखते हैं कि शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे चला। शहरों में मुख्यतः मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने सरकारी महाविद्यालय और विद्यालय त्याग दिए। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया। वकीलों ने अंग्रेजी न्यायालयों में वकालत करना बंद कर दिया। मद्रास में जस्टिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रांतों में सभी बड़े दलों ने विधायी परिषदों के चुनावों का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। 1921 से 1922 की अवधि में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर लगभग आधा रह गया। आप अपनी पुस्तक का चित्र 4 देखिए, किस प्रकार जुलूस में बड़ा सा चरखा लेकर सत्याग्रही चल रहे हैं। विदेशी कपड़े को भारत पर पाश्चात्य आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व के प्रतीक के रूप में देखा गया। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन बच्चों, शहरों में यह आंदोलन अनेक कारणों से क्रमशः धीमा पड़ने लगा। एक तो खादी के कपड़े मिल में बने कपड़ों से अधिक महंगे होते थे, जिसके कारण निर्धन व्यक्ति उन्हें आसानी से खरीद नहीं पाते थे। ऐसी हालत में वह लंबे समय तक सस्ते विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आखिर कैसे कर पाते। दूसरे, अंग्रेजी सरकारों की संस्थाओं जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अदालतों का
लंबे समय तक बहिष्कार करने के लिए आवश्यक था कि इनके विकल्प में भारतीय संस्थाओं की स्थापना तेजी से और पर्याप्त मात्रा में की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फलस्वरूप विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों, वकील अंग्रेजी अदालतों और सरकारी कर्मचारी अंग्रेजों की नौकरी की ओर मजबूरीवश वापस लौटने लगे। तो बच्चों, अब हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां आंदोलन कैसे चला। प्रथम विश्व के बाद के वर्षों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों में विभिन्न कारणों से असंतोष उत्पन्न हो रहा था, जो गाहे बगाहे फूट भी पड़ता था। असहयोग आंदोलन ने किसानों और आदिवासियों के रोष को भी अपनी परिधि में ले लिया। बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं अवध क्षेत्र में। यहां असहयोग आंदोलन से भी पहले के कुछ वर्षों में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों को न्याय के लिए आंदोलित कर रखा था। बाबा रामचंद्र अंग्रेजों द्वारा फिजी भेजे गए एक गिरमिटिया मजदूर थे, जो अनेक वर्ष फिजी में मजदूरी करके लौटे थे। गिरमिटिया मजदूर वह होते हैं जो एक समझौते या एग्रीमेंट के तहत एक निश्चित अवधि के लिए अंग्रेजों द्वारा अपने दूसरे उपनिवेशों जैसे फिजी, मॉरिशस तथा दक्षिण अफ्रीका इत्यादि भेजे जाते थे। अवध के किसानों की मुख्य शिकायतें तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ थी, जो उनसे बहुत अधिक लगान और अन्य शुल्क वसूलते थे और साथ ही बेगार भी करवाते थे। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी दिए किसी से अपने खेत पर काम करवाना या किसी अन्य तरीके से उसकी सेवा लेना, लेकिन बदले में उसको मजदूरी ना देना। इसके अतिरिक्त काश्तकारी की अवधि की भी कोई सुरक्षा नहीं थी। भूस्वामी जब चाहे काश्तकार को अपनी भूमि से बेदखल कर सकता था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से पहले ही एक किसान आंदोलन चल रहा था, जिसकी मुख्य मांगें थीं लगान और अन्य शुल्कों में कटौती, बेगार की समाप्ति तथा अत्याचारी जमींदारों का बहिष्कार। कई गांवों में तो पंचायतों ने नाई धोबी बंदी भी कर दी, जिसके फलस्वरूप अत्याचारी जमींदारों को नाई और धोबी की सेवाओं से भी वंचित कर दिया गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के आसपास के गांवों का दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याएं सुनी। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र, नेहरू और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। एक महीने के भीतर ही अवध क्षेत्र के गांव में इस सभा की 300 से भी अधिक शाखाएं खुल गईं। इसलिए जब अगले वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध क्षेत्र के किसान आंदोलन को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, जिससे वह बहुत हद तक सफल भी रही। इस किसान आंदोलन के कारण अवध क्षेत्र में असहयोग आंदोलन अत्यंत प्रभावी रहा। हालांकि बच्चों, किसानों ने जिस तरह से असहयोग आंदोलन चलाया, उससे कांग्रेस नेतृत्व प्रसन्न नहीं था। किसान तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमला करने लगे, बाजार लूटने लगे और अनाज के ढेरों पर कब्जा करने लगे। कई स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को यह कहकर भड़काने लगे कि महात्मा गांधी ने कह दिया है कि अब से कोई लगान या कर नहीं दिया जाएगा, भूमि का वितरण निर्धनों में कर दिया जाएगा। महात्मा के नाम पर वह अपनी मनमानी करने लगे। तो चलिए बच्चों, अंत में हम प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज खेलते हैं। इससे जहां आपको आनंद आएगा, वहीं आपको यह जानने में भी सहायता मिलेगी कि आपने अब तक की चर्चा से कितना सीख लिया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्विज और यह है हमारा पहला प्रश्न। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? आपके ऑप्शंस हैं खेड़ा किसान सत्याग्रह ए, बी है चंपारण नील सत्याग्रह, सी अहमदाबाद कपड़ा सत्याग्रह और डी चोरा चोरी में हिंसा। तो बच्चों, आप बताइए क्या है इसका उत्तर? जी हां, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका उत्तर है डी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। सत्याग्रह है, अब आपके सामने विकल्प दिए हैं, ए निष्क्रिय प्रतिरोध, बी सक्रिय प्रतिरोध, सी हिंसक प्रतिरोध और डी जन प्रतिरोध। तो बच्चों बताइए क्या है? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यह है ए निष्क्रिय प्रतिरोध। अब तीसरा प्रश्न। गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह किए, उनमें पहला था खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी अहमदाबाद कपड़ा मिल सत्याग्रह और डी रोलेट सत्याग्रह। तो बच्चों बताइए कौन सा था? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका उत्तर है बी चंपारण सत्याग्रह। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। ना दलील, ना अपील, ना वकील, यह किसके बारे में कहा गया है? ए भारतीय दंड संहिता, बी साइमन आयोग, सी रोलेट कानून और डी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो बच्चों बिल्कुल सही सोचा आपने, यह है रोलेट कानून। अब है पांचवा प्रश्न। जनरल डायर ने अमृतसर में भारतीयों को सबक सिखाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया? ए भारतीयों से नाक रगड़वाना, बी भारतीयों को कुछ गलियों में रेंग कर चलने के लिए मजबूर करना, सी भारतीयों को सभी साहबों को सलाम करने के लिए मजबूर करना और डी भारतीयों को काला पानी भेजना।
तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका उत्तर है डी, भारतीयों को काला पानी भेजना। उसने बाकी तीनों उपाय किए थे। अब है छठा प्रश्न। बाबा रामचंद्र थे ए एक गिरमिटिया मजदूर, बी अवध किसान सभा के संस्थापक, सी अवध क्षेत्र में किसानों के नेता, डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल आपने सही सोचा है, इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। नाई धोबी बंदी क्या थी? ए नाइयों और धोबियों की दुकानें बंद करवाना, बी नाइयों और धोबियों को जेल में बंद कराना, सी अत्याचारी जमींदारों को नाई और धोबी की सेवाओं से वंचित करना, और डी उपरोक्त सभी। तो जी बच्चों आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका उत्तर सी है, अत्याचारी जमींदारों को नाई और धोबी की सेवाओं से वंचित करना। अब आते हैं हम आठवें प्रश्न पर। किस पार्टी ने 1920 के विधायी परिषदों के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और डी जस्टिस पार्टी। बताइए बच्चों। जी बिल्कुल इसका सही उत्तर है डी जस्टिस पार्टी। अब हम आते हैं अपने नवें प्रश्न पर। शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा क्योंकि ए खादी का कपड़ा विदेशी मिल में बने कपड़ों से महंगा था, बी सरकारी संस्थाओं के विकल्प में राष्ट्रवादी स्वदेशी संस्थाएं पर्याप्त मात्रा में तेजी से नहीं खुल सकी, सी दोनों ए तथा बी सही हैं, और डी दोनों ए तथा बी गलत हैं। तो जी बिल्कुल बच्चों आप सही सोच रहे हैं, इसका उत्तर है सी दोनों ए और बी सही हैं। और अब बच्चों हमारा आता है 10वां प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ही असहयोग आंदोलन चलाया। तो बताइए बच्चों यह कथन सत्य है अथवा असत्य? तो बिल्कुल आपने सही जाना, यह कथन असत्य है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। 1909 में लिखी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? और आपके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, और डी मोहम्मद अली और शौकत अली। तो जी बच्चों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और वो हैं सी महात्मा गांधी। तो बच्चों आज हम इस पार्ट पर यहीं तक चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा हुई उसे अपनी पुस्तक में भी अवश्य पढ़ना। अब अगले अंक में भेंट होगी। नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सब अपने परिवार सहित प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद तथा रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन सब पर चर्चा की थी। पिछले अंक के अंत में हमने शहरों और गांवों में असहयोग आंदोलन का रूप देखा था। आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आदिवासियों और बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार देखा। बच्चों आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज की कुछ और ही ढंग से व्याख्या की। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासियों ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके जंगल को प्रयोग करने के अधिकार छीन लिए थे और पहाड़ियों पर सड़क बनाने के लिए आदिवासियों से बेगार करवा रहे थे। अल्लूरी राजू को लोग एक चमत्कारी पुरुष मानते थे। राजू गांधी जी से प्रभावित था और उन्हें अपना नेता मानता था। वह अपने को असहयोग आंदोलन से प्रेरित भी कहता था और वह आदिवासियों को खादी पहनने और शराब पीना छोड़ने के लिए कहता था। लेकिन वह यह भी मानता था कि भारत को
केवल हिंसा के माध्यम से ही आजाद करवाया जा सकता है। समझे बच्चों, क्या कहता था वो कि भारत को केवल हिंसा के माध्यम से ही आजाद करवाया जा सकता है, अहिंसा के माध्यम से नहीं। अतः गुडैम विद्रोही पुलिस थानों पर हमला करते, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का प्रयास करते तथा स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला युद्ध करते। स्पष्ट रूप से यह सब बातें कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं थीं, लेकिन अल्लूरी राजू के समर्थक असहयोग आंदोलन के नाम पर ही यह सब कर रहे थे। राजू को गिरफ्तार करके 1924 में उसे फांसी दे दी गई। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे बागानों में स्वराज की। बच्चों, स्वराज और महात्मा गांधी के संदेश का कामगार कुछ अलग ही अर्थ लगाते थे। असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था अपने चाय बागानों के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने का अधिकार और अपने मूल गांव, जहां से उन्हें लाया गया था, से संपर्क रखने का अधिकार मिलना। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अनुसार बागान मजदूरों को बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने का अधिकार नहीं था और यह अनुमति उन्हें शायद ही कभी मिलती हो। जब बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करके बागान छोड़कर अपने मूल गांव की ओर चल दिए। उनका विश्वास था कि गांधी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को उसके गांव में ही जमीन दी जाएगी, लेकिन वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। रेल और स्टीमर की हड़ताल होने के कारण वह रास्ते में ही अटक गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी निर्दयतापूर्वक पिटाई हुई। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा बताए गए अर्थ से बहुत ही भिन्न था। लेकिन जब किसान, आदिवासी और मजदूर महात्मा गांधी की जय और स्वतंत्र भारत का नारा लगाते थे, तो वह कहीं ना कहीं अपने को अखिल भारतीय आंदोलन से जोड़ रहे होते थे। जब वह अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन के साथ संबद्ध बताते थे, तो वह अपने आसपास की परिधि से बाहर निकलकर एक अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी समागम में शामिल हो जाते थे। तो बच्चों, अब हम आपके पाठ के एक और विषय सविनय अवज्ञा की ओर पर आते हैं। प्यारे बच्चों, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन अचानक से फरवरी 1922 में हुई एक घटना ने रंग में भंग कर दिया। गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाई, जिससे कुछ आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने एक पुलिस थाना फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। अपनी पुस्तक के चित्र 5 में आप चौरी चौरा की घटना देख सकते हैं। आंदोलन को हिंसक होता देख गांधी जी ने आनन फानन में आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि अभी सत्याग्रहियों को जन आंदोलन चलाने के लिए और अधिक प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। पूरे देश को इससे निराशा हुई। उधर कांग्रेस के भीतर मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे नेता 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रांतीय परिषदों के चुनावों में भाग लेना चाहते थे। वह परिषद के भीतर रहकर सरकार का विरोध करके यह दिखाना चाहते थे कि यह परिषद वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बना ली और परिषदों के चुनाव लड़े, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक जन प्रतिरोध के तरीकों को
अपनाना चाहते थे। बच्चों, 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में विश्वव्यापी महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी विनाशकारी प्रभाव डाला था। ग्रामीण भारत आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया। लगभग इसी समय ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक विधायी आयोग भेजा, जिसका काम भारत के संवैधानिक तंत्र की कार्यप्रणाली को देखना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। लेकिन उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे और किसी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग समेत लगभग सभी दलों ने साइमन आयोग का विरोध किया और 1928 में साइमन वापस जाओ के नारों के साथ आयोग का भारत में स्वागत किया गया। बच्चों, इसी बीच अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन दर्जा देने का एक अस्पष्ट सा प्रस्ताव रखा और भारत के भावी संविधान पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। डोमिनियन दर्जा प्राप्त देश वैसे तो ब्रिटिश साम्राज्य में ही रहता है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह ब्रिटिश सरकार के बिना हस्तक्षेप के अपना शासन चलाता है। बच्चों, इरविन के प्रस्तावों से कांग्रेस के युवा उग्र दल के लोग जैसे जवाहरलाल और सुभाष चंद्र प्रभावित नहीं हुए, बल्कि और खुलकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। डोमिनियन दर्जे का समर्थन करने वाले कांग्रेस के उदार वृद्ध नेताओं का प्रभाव पार्टी में कम होता गया। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी का उत्सव जनता का अधिक ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाया, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा लोगों को ठीक से समझ नहीं आ पाई। इसलिए गांधी जी ने स्वतंत्रता के अमूर्त विचार को दिन प्रतिदिन के जीवन के मुद्दों से जोड़ने का निश्चय किया, जिससे से अधिक लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सकें। अब बच्चों, हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जिसका शीर्षक है नमक यात्रा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारे बच्चों, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र लिखा। इन मांगों को इस प्रकार लिखा गया था कि जिससे भारत की विविधतापूर्ण जनसंख्या के अधिकांश वर्गों के हित सध सकें, जिससे से अधिक लोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त संघर्ष में शामिल हो सकें। सबसे रोचक मांग नमक के उत्पादन पर कर हटाने की थी। नमक का प्रयोग गरीब, अमीर सभी लोग समान रूप से करते हैं, अतः यह मांग पूरे भारत को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करने के लिए एकदम उपयुक्त थी। गांधी जी ने कहा कि नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक अत्याचारी रूप को प्रस्तुत करता है। जब अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस की 11 मांगें नहीं मानी, तो गांधी जी ने 11 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ अपनी प्रसिद्ध डांडी यात्रा या नमक यात्रा शुरू की। 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी करके गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को डांडी तट पर पहुंचे और उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। रास्ते में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ गए। वह जहां भी ठहरते वहां भाषण देकर लोगों को स्वराज का अर्थ समझाते और बताते कि किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी कानूनों की अवज्ञा करनी है। बच्चों, यहाँ हमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर भी समझना चाहिए।
असहयोग आंदोलन में लोगों से केवल यह अपेक्षा की गई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग ना करें, जैसे विदेशी वस्तुएं ना खरीदें, सरकारी नौकरी ना करें, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ना करें, आदि इत्यादि। लेकिन अवज्ञा आंदोलन में लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अन्यायकारी औपनिवेशिक कानूनों को खुलेआम तोड़ने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज हासिल करना था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज हासिल करना था। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने अधिक सक्रिय और अधिक संख्या में भाग लिया। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग ने अधिक खुलकर कांग्रेस का समर्थन और सहयोग किया। असहयोग आंदोलन के साथ क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, इसलिए उसमें मुसलमानों ने भी अधिक संख्या में भाग लिया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी अत्यंत सीमित रही थी। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया का ध्यान भारत की समस्या की ओर खींचने में अधिक सफल रहा और इसके कारण ब्रिटिश सरकार को अधिक परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के कारण आनन फनन में स्थगित कर दिया गया था, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन अनेक हिंसक घटनाओं के बाद भी वापस नहीं लिया गया। असहयोग आंदोलन एक चरण में ही चला, चौरी चौरा की घटना के बाद वह दोबारा शुरू नहीं किया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। बच्चों, आप जरा अपनी पुस्तक का चित्र 7 देखें। आपको गांधी जी और उनके साथियों की डांडी यात्रा दिखाई देगी। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और सरकारी नमक के कारखानों के समक्ष प्रदर्शन किया। जैसे जैसे आंदोलन फैला, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा, शराब की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, गांव के सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। कई स्थानों पर वनवासियों ने आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी और चारा एकत्र करके वन कानूनों का उल्लंघन किया। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अनेक हिंसक घटनाएं भी हुईं। खान अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में गिरफ्तार करने पर उनके समर्थकों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन किया तो बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलाबारी द्वारा उनका दमन किया गया, जिसमें अनेक लोग मारे गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर निगम भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया। सरकार ने प्रतिक्रिया दिखाते हुए आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन किया। बच्चों और औरतों को भी लाठियों से पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप चित्र 8 में पुलिस की सत्याग्रहियों पर बर्बर कार्रवाई देख सकते हैं। ऐसे माहौल में गांधी जी ने कांग्रेस नेताओं से सलाह करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर दिया। आप कांग्रेस नेताओं की इस संबंध में हुई बैठक को चित्र 6 में देख सकते हैं। गांधी जी ने दिसंबर 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु कोई समझौता नहीं हो पाया और वह खाली हाथ वापस लौट आए। भारत में सरकार राजनीतिक गतिविधियों का भयंकर रूप से दमन कर रही थी और कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी ने भारी आशंकाओं के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ किया, जो कि 1 वर्ष तक चला,
लेकिन 1934 के आते आते यह अपनी गति और चमक खो बैठा। तो बच्चों, अब अंत में हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं असाइनमेंट के तौर पे। आप उन्हें घर पर रहकर अच्छे ढंग से तैयार करें, जिससे आपकी इस पाठ की समझ और अधिक बेहतर बन पाएगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? अगला प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अगला प्रश्न है बच्चों, अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। वह गांधी जी की शिक्षाओं से किस प्रकार भिन्न कार्य कर रहे थे? और अगला प्रश्न है बच्चों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतिम प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की और उनका क्या उद्देश्य था? तो बच्चों, आज हम इस पाठ पर यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।